अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षिता मिश्रा। दोस्तों, भारत में कोविड पैंडेमिक के सेकेंड वेव में लोगों को परेशान कर देने वाली कहानियां दुनिया भर के मीडिया और सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इवन इंटरनेशनल मीडिया भी इन सिचुएशन को काफी बारीकी से दिखा रहे हैं, जहां पर हॉस्पिटल्स के लिए, बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो बिना इलाज के ही उनकी मौत हो जाती है। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि शमशान घाटों में एक साथ सैकड़ों लाशें चल रही होती हैं। शमशान घाटों में जगह न होने के कारण अब फुटपाथ और पार्किंग लॉट में भी लाशें चलने लगी हैं। और इन सारे सिचुएशन के लिए इंटरनेशनल मीडिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को बहुत ही काबिल प्रशासक के तौर पर देश के सामने पेश किया था, जो छोटी छोटी चीजों को भी बड़े बड़े बैनर पर लगाकर, बड़ी बड़ी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाकर लोगों के सामने बहुत बड़ा और खूबसूरती से पैकेजिंग करके पेश करते हैं, जो कुछ ही दिनों में लोगों की आंखों में एक चमकते तारे की तरह नजर आने लगे। पर कोविड के इस सेकेंड वेव में प्रधानमंत्री मोदी की इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ा है। दुनिया भर में मोदी की आलोचना की जा रही है। इवन बीजेपी के खुद के कुछ मेंबर्स और एमपी की मौत हो चुकी है कोविड के कारण, और बीजेपी पार्टी के खुद के ही लोग मोदी की आलोचना कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आलोचना हमें पहली बार देखने को मिल रही है, चाहे नोटबंदी हो या फार्मर्स प्रोटेस्ट या फिर माइग्रेंट क्राइसिस। ये चीजें हमें उस वक्त भी देखने को मिली थी, पर उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी पर उतना फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उस वक्त पीएम मोदी के पास लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे। पर कोविड-19 के सेकेंड वेव में सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, जिसके कारण पीएम मोदी की इमेज और पॉपुलैरिटी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है, न कि सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। इसके बारे में असीम अलीम, जो कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च दिल्ली के रिसर्च एसोसिएट हैं, उन्होंने अपने एक रिसेंट आर्टिकल में इस बारे में चर्चा की है। उन्होंने 3 कारणों के बारे में बताया है। पहला कारण है इंटेंशन या इरादे, जो कि प्रधानमंत्री खुद इलेक्शन जीतने के लिए अपने नेक इरादे की बात करते थे। प्रधानमंत्री की इस तरह के भाषण लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित और एक्साइटेड करते थे, क्योंकि इन भाषणों में लोगों को एक होप दिखता था। अब वो बात अलग है कि इन भाषणों में ज्यादातर झूठ और छोटी छोटी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था, और शब्दों को अच्छी तरीके से पैकेजिंग करके लोगों के सामने डिलीवर करना प्रधानमंत्री की खासियत रही है। और इसी कारण प्रधानमंत्री के फैसले से अगर लोगों को प्रॉब्लम भी होती है तो उनकी कभी आलोचना नहीं की गई, कभी कोई शिकायत नहीं किया गया। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2016 में की गई नोटबंदी और 2017 की जीएसटी। नोटबंदी के समय रातों रात प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, बिना कुछ सोचे, बिना कोई प्लानिंग की। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी, जिसके कारण लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। पर उस वक्त प्रधानमंत्री की इमेज पर कोई फर्क नहीं आया था, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई थी। उल्टा लोगों ने उनकी वाहवाही की थी, यह कहकर कि वो एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं भारत को बदलने की, एक नया सोच लाने की, सब कुछ ठीक करने की। पर इस बार के बंगाल इलेक्शंस के रैलीज की सिचुएशन देखकर लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो इलेक्शन जीतने को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, लोगों की जिंदगियों को नहीं। और ये चीज प्रधानमंत्री की भाषण में साफ साफ झलकता है। आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है, मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने।
जहां दूसरी तरफ लोग हॉस्पिटल में बेड्स और ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री भीड़ को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। पर इस बार के बंगाल इलेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी की इन सब से परे एक अलग ही रूप सामने आई है, जिसे देखकर उनके चाहने वाले भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है लैक ऑफ नैरेटिव, यानी कोविड के सेकेंड वेव में बीजेपी और प्रधानमंत्री को एक कहानी नहीं मिली बनाने के लिए, लोगों के सामने पेश करने के लिए। दोस्तों, इसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगी नोटबंदी। जब रातों रात नोटबंदी करवाया गया था, उस वक्त बीजेपी के पास एक कहानी थी लोगों के सामने पेश करने के लिए। उस वक्त उन्होंने लोगों से ये कहा था कि ये नोटबंदी करप्शन मिटाने के लिए लाई गई है। मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। और देश में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जिसके कारण लोगों को सफर करना पड़ता है, तो उसके लिए बीजेपी हमेशा एक कहानी सेट करती है और किसी और को जिम्मेदार ठहराती है। पर इस वक्त जो देश में हो रहा है, जिस पैंडेमिक से पूरा देश सफर कर रहा है, इसके लिए किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, किसी एक्सक्यूजेस के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि देश में जो कुछ भी हो रहा है, हर इंसान अपनी आंखों से देख पा रहा है। थर्ड रीजन है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अपर मिडिल और अपर क्लास पीपल्स। दोस्तों, ये भेदभाव हमेशा से देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2011 में की गई अन्ना हजारे की एंटी करप्शन मूवमेंट, जिसमें रूरल और मिडिल क्लास पीपल्स के अंदर एक आशा जाग गई थी करप्शन खत्म होने को लेकर, कि अब उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। मिडिल क्लास पीपल्स बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे इस चीज से, और इसी एनर्जी को प्रधानमंत्री मोदी ने यूज किया अपने 2014 और 2019 के इलेक्शन में, सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया को यूज करके। बीजेपी के हर इलेक्शन में उनका मेन टारगेट देश के यूथ और पुअर पीपल्स होते हैं, जिन्हें वो अपने भाषण के जाल में उलझा देते हैं। स्पेशल तौर पर रूरल साइड जैसे कि बिहार और यूपी में देखा जाता है कि लोगों को किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। उन्हें हर रोज प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और जो लोग गांव से शहर आ भी जाते हैं, उन्हें भी ढंग की नौकरी नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। पर इन सब के बावजूद इलेक्शन से कुछ दिन पहले इन लोगों को कुछ सुविधाएं दे दी जाती हैं, इनके अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए जाते हैं, जिसके बाद वो अब तक के सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं और एक बार फिर से उन्हीं पॉलिटिशियंस को वोट देकर जिता देते हैं। तो हमारे देश के पॉलिटिशियंस को एक चीज तो समझ में आ गई है कि पुअर और मिडिल क्लास पीपल्स को प्रभावित कैसे करना है। इसके अलावा रह गए यूथ, तो उनका काम सोशल मीडिया और बीजेपी की आईटी सेल कर देती है। जैसे कि 2 दिन पहले बीजेपी के स्पोक पर्सन संबित पात्रा ने ट्विटर पर एक टूल किट ट्वीट किया, ये कहकर कि ये टूल किट कांग्रेस ने बनाई है मोदी जी की इमेज खराब करने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। पर ट्विटर ने इस ट्वीट को फेक और मैनिपुलेटेड मीडिया का स्टैंप लगा दिया। इवन इस ट्वीट को बीजेपी के कई सपोर्टर्स ने अपने ट्विटर हैंडल से रिट्वीट किया। इसके अलावा बीजेपी के कुछ लीडर्स ने कई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स शेयर किए अपने ट्विटर हैंडल से, जो ये दिखा रहे थे कि सरकार कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। दोस्तों, द गार्डियन जो कि एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, उसके जैसा दिखने वाला सेम द डेली गार्डियन नाम का एक न्यूज़पेपर निकाला गया। दोस्तों, आप जब इस न्यूज़पेपर को ध्यान से देखेंगे तभी आपको इन दोनों में फर्क पता चलेगा। दोस्तों, इस न्यूज़पेपर को एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर की तरह पेश किया गया, पर एक्चुअली में इस वेबसाइट के मालिक एक इंडियन मीडिया कंपनी ITV नेटवर्क है, जिसकी रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश की है। लोगों को द डेली गार्डियन पर यकीन हो भी जाता, पर लोगों को शक तब हुआ जब द डेली गार्डियन के आर्टिकल रिलीज होने से कुछ दिन पहले रियल वाला द गार्डियन ने अपने एक आर्टिकल में प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बुरी तरीके से आलोचना की थी, और उस आर्टिकल में भारत के पूरे सिचुएशन के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया था। और बीजेपी द्वारा बनाई गई ये द डेली गार्डियन, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी की भर भर के तारीफें की थी।
इसके अलावा मोदी सरकार अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रही है इस इल्जाम के घेरों से बचने के लिए। कभी वो कहती है कि फर्स्ट वेव में सेंटर ने अच्छी तरीके से हैंडल किया था, पर सेकेंड वेव में ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी, उन्होंने काम सही से नहीं किया। जबकि मोदी जी खुद कोविड के सेकेंड वेव में बंगाल इलेक्शन में इतनी बड़ी रैली रखवाई, कुंभ मेला आयोजित किया और अब 4 धाम की परमिशन देने जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार पब्लिक का मुंह बंद करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली में लगाई गई ये पोस्टर्स, जिसमें बड़े बड़े अक्षर में ये पूछा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, जिसे लगाने के जुर्म में 25 बेरोजगार और बेगुनाह लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा अगर ट्विटर पर कोई पीएम मोदी की आलोचना करता है तो उसका ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया जाता है। यही सब चीजें प्रधानमंत्री मोदी की इमेज पर बहुत बुरा असर डालता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी एक ब्रांड की तरह जाने जाते हैं, बीजेपी की पहचान माने जाते हैं, इसलिए इसे बीजेपी सरकार नहीं मोदी सरकार कहा जाता है। पर कोविड के इस सेकेंड वेव में मोदी जी की ब्रांड पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी है। हर इलेक्शन से पहले सरकार अपनी 5 साल की गलतियों पर एक चमकदार पर्दा डाल देती है, कुछ स्कीम का लालच देती है, कुछ खोखले वादे करती है और पब्लिक पिछले सारे दुख तकलीफ और सरकार द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स को भूल जाती है। तो बीजेपी को अभी भी लगता है कि 2024 की इलेक्शन वो जीत जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार में शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन या सजेशन होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में।